नेपाल के अंदर आजकल एक भीषण प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा शुरू हो गया और ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है वहां देश के सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि देश के संविधान के खिलाफ हो गया है। इनका डिमांड है कि नेपाल के अंदर फिर से राजशाही यानी मोनार्की को लाया जाए। जो आज का एक सेकुलर और रिपब्लिक गवर्नमेंट है उसको खत्म किया जाए, इस संविधान को खत्म करके वहां राजतंत्र की शुरुआत की जाए और नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2008 से पहले ये जो नेपाल था वो एक हिंदू राष्ट्र था। बाकायदा वहां के जो संविधान था उसके अंदर लिखा हुआ था कि नेपाल हिंदुओं का है, ये एक हिंदू राष्ट्र है। और नेपाल का जो नाम था वो किंगडम ऑफ नेपाल था और जो नेतृत्व था नेपाल का वो किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता था बल्कि वहां के राजा के हाथ में होता था। लेकिन 2008 में वहां पे तख्ता पलट हो जाता है, राजा को कुर्सी से हटा दिया जाता है और सिर्फ सत्ता ही परिवर्तन नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा संविधान ही पलट के रख दिया जाता है। जो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश हुआ करता था अब वो सेकुलर देश हो गया। पिछले एक साल से यानी नवंबर 2019 से ही थाईलैंड में भी बहुत जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और दोनों प्रदर्शन थाईलैंड और नेपाल में अगर देखें तो दोनों प्रदर्शन में एक ही मुद्दा है, देश का सिस्टम बदल दो। वहां के जो लोग हैं दोनों ही देश के वो अपने देश के सिस्टम से खुश नहीं है। थाईलैंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। अगर आप नेपाल और थाईलैंड इन दोनों देशों के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको अगर कंपेयर करेंगे तो एक समानता मिलेगा और वो समानता ये है कि वहां का देश का जो सिस्टम है उससे वहां की जनता खुश नहीं है और पूरे देश के सिस्टम को ही वहां की जो पब्लिक है वो बदल के रख देना चाहती है। लेकिन दोनों ही देशों के लोगों का जो डिमांड है ना वो बिल्कुल उलट है। आपको वीडियो में मैंने बताया था कि थाईलैंड के अंदर राजशाही चलता, पूरा जो कंट्री है वो राजा के द्वारा हैंडल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, जिसको वहां की जनता खत्म करना चाहती है और बाकायदा वहां पे एक डेमोक्रेसी एक संविधान लाना चाहती है। और नेपाल में क्या है, बिल्कुल इसका उलट है। आज संविधान है, नेपाल एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन यहाँ पे लोग इसी देश के सिस्टम से, संविधान से ही लोग त्रस्त हो गए हैं और फिर से जो राजशाही था उसको वापस लाने की मांग कर रहे हैं और लोग सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। जहां पूरी दुनिया राजशाही को छोड़ के एक प्रजातंत्र में विश्वास रखती है, जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना रही है, वहीं जो नेपाल के लोग हैं प्रजातंत्र को छोड़ के, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को छोड़ के राजशाही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। इन्हीं कारणों के बारे में आज के वीडियो में आप सबको पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब भी किसी देश के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है तो उसके पीछे सिर्फ 3 कारण होता है। जो पहला कारण होता है वो देश का सिस्टम। आपको थाईलैंड का मैंने एग्जाम्पल दिया, वहां देश का जो राजशाही सिस्टम है उससे लोग खुश नहीं। दूसरा जो कारण है वो देश का कानून। इसका सबसे जीता जागता है हमारे देश में। दिल्ली के अंदर जो किसान है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो फार्म बिल गवर्नमेंट लाई है उससे किसान खुश नहीं है। तीसरा प्रोटेस्ट का कारण होता है उस देश का गवर्नेंस। गवर्नेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं, 2014 से पहले जो सरकार थी हमारे देश के अंदर उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। यही करप्शन के कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर बहुत भारी विद्रोह था, जिसके वजह क्या हुआ 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो सरकार पूरी तरह से बदल गई। नेपाल के अंदर अगर देखेंगे तो वहां शासन में वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है और जो प्रधानमंत्री है वो है केपी ओली साहब। केपी ओली साहब की जो गवर्नमेंट है ना वो पूरी तरह से एक फेल्ड गवर्नमेंट है। नेपाल के अंदर हद से ज्यादा महंगाई हो गया, हद से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया और हद से ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। नेपाल के अंदर इतनी सारी जो समस्याएं हैं ये बहुत मेजर समस्याएं हैं और केपी ओली साहब जो है वो इन समस्याओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनका अगर कहीं ध्यान है तो वो सिर्फ इस बात पे कि कैसे उनकी सरकार बनी रहे। उनका सिर्फ एक ही फिलॉसफी रह गया है कि अपना काम है बनता और भाड़ में जाए जनता। अभी ये जो नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, मेन जो ये प्रोटेस्ट है वहां के राइट विंग जो पार्टी है जो देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है उसी की तरफ से स्टार्ट किया गया। लेकिन अभी जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी पार्टी है वो सब इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गई हैं और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। ये जो पार्टी है इसका नाम जरा देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नाम है, नाम के अंदर प्रजातंत्र लिखा हुआ है।
और काम क्या है, बिल्कुल उलट। प्रजातंत्र में ये पार्टी विश्वास ही नहीं रखती, बल्कि लीड कर रही है उस प्रोटेस्ट को जो राजतंत्र में विश्वास करती है। प्रजातंत्र को ये पार्टी छोड़कर राजतंत्र की तरफ बढ़ना चाह रही है, लेकिन नाम में प्रजातंत्र लगा रखा है। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनका यही कहना है कि जब से देश के अंदर डेमोक्रेसी आई है, तब से ये नेपाल जो है वो पूरी तरह से अनस्टेबल रहा है। नेपाल के अंदर सरकार बनती है और बिगड़ जाती है, इसलिए जो सरकार है ना, उसका पूरा का पूरा जो ध्यान होता है वो अपनी सरकार को बचाने में लग जाता है, गवर्नेंस को बचाने में लग जाता है। सरकार कभी भी नेपाल का जो डेवलपमेंट है और जनता के हित की बात है, उसके बारे में सोचने का सरकार के पास वक्त ही नहीं मिलता। तो आप ये सोच रहे होंगे कि नेपाल के अंदर राजतंत्र अगर आ गया तो वहां पे इलेक्शन नहीं होगा। जी नहीं, नेपाल के ये जो प्रोटेस्टर्स है उनका डिमांड है कि जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के अंदर जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, उस तरह के गवर्नेंस को अपनाया जाए, जहां पे हेड ऑफ कंट्री होता है। आप यूके में देखेंगे वहां पे एलिजाबेथ 1, 2, 3 होता है, लेकिन वहां पे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी होता है। वैसे ही नेपालियों का डिमांड है कि उसी तरह के गवर्नमेंट को अपनाया जाए, जहां पे हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो तो राजा होगा, लेकिन वहां पे इलेक्शन होगा और प्रधानमंत्री वह उस देश का चुना जाएगा जो उस देश को आगे लेके विकास के रास्ते पे चलेगा। आपको मैंने बताया कि 2008 से पहले नेपाल बकायदा संविधान के रूप में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और वहां पे राजशाही हुआ करता था, राजा का सब कुछ वहां पे हक चलता था। और जो नेपाल के आखिरी राजा थे वो थे किंग ज्ञानेंद्र। किंग ज्ञानेंद्र से जो पहले राजा थे नेपाल के, वो किंग ज्ञानेंद्र के बड़े भाई थे किंग वीरेंद्र शाह, और ये 1972 में नेपाल के राजा बने थे और इनके राज में प्रजा बहुत खुश हुआ करती थी। किंग वीरेंद्र शाह का जो राजतंत्र था वो एक राम राज्य की तरह था, जनता बहुत खुश थी, जनता की बातों को वो सुनते थे, इसलिए प्रजा के अंदर अपने राजा के लिए और राजतंत्र के लिए एक भरोसा सा रहता था। लेकिन किंग वीरेंद्र शाह के रहते हुए 1996 में नेपाल के अंदर जो माओवादी थे, इन्होंने क्या किया कि कुछ अपने मिलिटेंट्स को लेके नेपाल के अंदर सरकार के खिलाफ, वहां के राजा के खिलाफ हथियार उठा लिया और नेपाल के अंदर एक गृह युद्ध शुरू हो गया। और ये गृह युद्ध बहुत भीषण हुआ और 1996 से शुरू हुआ गृह युद्ध 2006 में जाके खत्म हुआ। लेकिन इसी गृह युद्ध के बीच में नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा घटना हो गया और 1 जून 2001 को ये जो राजा थे वहां के किंग वीरेंद्र शाह, जब अपने पूरी फैमिली के साथ रात को डिनर पे बैठे थे, तो इनके जो बेटे थे क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, ये नशे के हालत में थे। उन्हें डिनर के टाइम ही अपने फैमिली के ऊपर पूरा गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें इनकी पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो सभी मेंबर्स मारे गए। और बाद में जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र थे, इन्होंने खुद को भी शूट आउट कर लिया। ऐसे में राजा भी मर गए और उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे दीपेंद्र भी मारे गए। नेपाल के अंदर एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था, क्योंकि राजा मारे जा चुके हैं, उनके उत्तराधिकारी भी मारे जा चुके हैं। इसलिए आनन फानन में प्रजा को संभालने के लिए किसी को राजा बनाना था, तो राजा के छोटे भाई किंग ज्ञानेंद्र को ही नेपाल का राजा बना दिया गया 2001 में। लेकिन किंग ज्ञानेंद्र जो थे वो एक तानाशाही टाइप के राजा थे, इनके राज में जनता जो थी वो खुश नहीं थी। इसलिए जो माओइस्ट थे जिन्होंने गृह युद्ध शुरू किया था, अब इन लोगों ने क्या किया है, माओवादियों ने, कि अपनी एक पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। और ये जो पार्टी थी वो राजा के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी, इसलिए इस पार्टी को वहां के जो प्रजा थी, जो वहां की जनता थी, उसका भरपूर सपोर्ट इनको मिलता रहा। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके पास जनता का सपोर्ट था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होगी नेपाल में। और अपनी मजबूती के बदौलत 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ने किया क्या कि किंग ज्ञानेंद्र को सत्ता से बेदखल करके वहां पे नेपाल के अंदर तख्ता पलट कर दिया और जो सत्ता था वो कम्युनिस्टों ने अपने हाथ में ले लिया। और सत्ता हाथ में आते ही सबसे पहले देश का जो संविधान था, कल्चर था, उसको पूरी तरह से बदल दिया। एक राजशाही राजतंत्र जो नेपाल के अंदर हुआ करता था, अब प्रजातंत्र में हो गया और एक हिंदू राष्ट्र से नेपाल एक सेकुलर कंट्री में कन्वर्ट हो गया। आज भी अगर देखेंगे तो नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का ही सरकार है और जो वहां के प्रधानमंत्री है कोई केपी ओली साहब। केपी ओली साहब अभी कुछ दिन पहले चाइना के शह पे भारत से ही पंगा ले बैठे और भारत के खिलाफ बड़े बड़े बयान दिए। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, भारत का जो कुछ नक्शा है वो उन्होंने नेपाल के नक्शे में दिखा दिया। ऐसे कई तरह के विवाद में केपी ओली साहब रहे। ऐसे में हुआ क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो धड़ा हो गए।
कुछ लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो भारत के हमेशा से सपोर्टिव रहते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो चाइना के सपोर्टिव थे और भारत के खिलाफ रहते थे। ऐसे में हुआ क्या कि नेपाल के अंदर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकार है वो दो हिस्से में बंटती हुई दिख रही थी। अब जरा नेपाल में हुआ क्या इससे कि एक तो पार्टी टूटने की वजह से एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। पॉलिटिकल क्राइसिस होने की वजह से प्रधानमंत्री केपी ओली साहब जनता के ऊपर ध्यान ही नहीं रख पाए, इसलिए वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ा, कोरोना बेतहाशा बहा लिया, जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई और उसे रोड पर आना ही पड़ा। और 2008 से आपको मैंने बताया कि नेपाल के अंदर कोई भी सरकार स्टेबल नहीं रही है, इसलिए वहां के जनता का जो भरोसा है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वहां की जनता का डिमांड है कि नेपाल के अंदर फिर से वही राजशाही लाया जाए, और पूरी तरह से राजशाही भी वहां की जनता डिमांड नहीं कर रही कि पूरा जो पावर है किंग ज्ञानेंद्र की तरह उनके हाथ में चला जाए, जिससे वहां की जनता का और भी बुरा हाल हो जाए। बल्कि इनका यही डिमांड है कि यूनाइटेड किंगडम का जो इंग्लैंड का जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसको लाया जाए, जो हेड ऑफ कंट्री जो होंगे वो राजा होंगे, लेकिन वहां पे चुनाव भी होगा, और चुनाव में जो प्रधानमंत्री जो बनेंगे वहां नेपाल के, वही पूरे नेपाल को आगे लेके विकास के रास्ते पे चलेंगे।